हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल ज़ी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 3, रूलिंग द कंट्री साइड। ओके, हमने पढ़ा कि कैसे इंडिगो की ज़रूरत ब्रिटिशर्स को पड़ी, कहाँ कहाँ से उनका इंडिगो सोर्स बंद हो गया था, नील की ज़रूरत उन्हें पड़ती थी। पर अब नील आएगा कहाँ से? भारत से आएगा। बंगाल में कैसे 1788 में सिर्फ 25% जो ब्रिटेन का इंडिगो था वो भारत से जाता था, लेकिन तकरीबन 22 साल के अंदर ये परसेंटेज 95% हो गया। तो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत में इंडिगो प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, कुछ लोगों को वैसे ही परसुएड किया, कुछ लोगों को मजबूर किया इंडिगो उगाने के लिए, ये सारी बातें पढ़ेंगे। बट पहले ये एक इमेज देखिए। इस इमेज में आप देखेंगे कि बहुत सारे अफ्रीकन मैन हैं। फॉर एग्जांपल आप इस अफ्रीकन मैन को देखिए। ये एक अफ्रीकन आदमी है जिसने एक वाइट मैन का सिर काट के अपने हाथ में टांग रखा है। अभी क्या है, मैंने आपको बताया था कि कैरेबियन आइलैंड्स में फ्रांस की कॉलोनी थी कैरेबियन आइलैंड्स, और वहां पे बहुत सारे स्लेव्स को रखा जाता था, जिसमें से मैक्सिमम स्लेव्स में से जो मैक्सिमम स्लेव्स थे वो अफ्रीका से ले जाए हुए थे, एंड कुछ स्लेव्स साउथ इंडिया के भी गए हुए हैं वहाँ पे। सो अफ्रीकन जो स्लेव्स थे वहाँ पे, उन्होंने 1791 में रिवोल्ट कर दिया सेंट डोमिंग्यू आइलैंड पर। ठीक है, द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंग्यू इन अगस्त 1791। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, फ्रेंच प्लांटर्स इंडिगो और शुगर बनवाते थे फ्रेंच कॉलोनी में, सेंट डोमिंगो आइलैंड जो कि कैरिबियन आइलैंड्स में है। ओके, जो अफ्रीकन स्लेव्स थे जो वहाँ पे प्लांटेशंस में मजदूरों की तरह काम करते थे, उन्होंने एक रिबेलियन या फिर विद्रोह किया 1791 में। उन्होंने प्लांटेशंस में आग लगा दी, और जो मास्टर्स, फ्रांस के मास्टर्स उन पर रूल करते थे, रिच प्लांटर्स थे, उनको उन्होंने मार डाला। 1792 में फ्रांस ने इवेंचुअली स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, यानी जो दास प्रथा थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी। These events led to the collapse of the indigo plantations on the Caribbean islands, जिसकी वजह से इवेंचुअली मैंने आपको बताया था कि क्यों कैरेबियन आइलैंड्स में भी जो इंडिगो प्लांटेशन थी वो बंद हो गई थी। इसीलिए आपके चैप्टर में कहा गया है कि 1790 से लेकर 1800 का जो ये टाइम था, इसमें दुनिया में जो इंडिगो की प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 50% घट गई थी। क्यों? क्योंकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज़ाद हो गया था ब्रिटेन के चंगुल से, तो वो भी अब इंडिगो ग्रो नहीं कर रहा था। कैरेबियन आइलैंड्स में भी स्लेवरी बैन हो गई थी फ्रांस के अंडर, तो वहां पे भी अब इंडिगो प्लांटेशंस का खात्मा हो गया था। ठीक है, स्लेव कौन होता है भाई? अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, एक व्यक्ति जिस पे किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो। द स्लेव ओनर, ठीक है, दूसरा व्यक्ति जिसका अधिकार है उसे हम कहेंगे स्लेव ओनर। अ स्लेव हैज नो फ्रीडम एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। जो एक स्लेव है या दास है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रीडम नहीं होती, वो हमेशा उसे मजबूर किया जाता है अपने मालिक के लिए, अपने मालिक के हिसाब से काम करने को। ओके, अभी हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन के मेनली दो इंपॉर्टेंट सिस्टम थे, एक निज सिस्टम था और एक रैयती सिस्टम था। दोनों को स्टडी करेंगे। पहले निज सिस्टम को स्टडी करते हैं। निजी शब्द से आप क्या समझते हैं? यानी पर्सनल। ओके, निजी शब्द से आप क्या समझते हैं? पर्सनल। तो पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि मैं मान लीजिए एक ब्रिटिश प्लांटर हूँ, मैं भारत आई, मैंने या तो कोई ज़मीन खरीद ली, काफ़ी सारे, मान लीजिए कि मैंने 1000 बीघा ज़मीन खरीद ली। ओके, या फिर हो सकता है कि मैं किसी ज़मींदार के पास आऊँ और उससे 1000 बीघा ज़मीन को रेंट पर ले लूँ। ये दो ही तरीके हैं जिसके द्वारा कोई भी एक्सटर्नल प्लांटर भारत में आकर इंडिगो उगवा सकता है। अभी मैंने जो ये 1000 बीघा जमीन खरीदी है या रेंट पर ली है, इस जमीन पर मैं हायर्ड लेबरर्स, यानी ऐसे मजदूरों को काम पर लगाऊं जिनको मैं सैलरी देती हूँ या कुछ पैसे देती हूँ काम करने के, वो हो गए मेरे हायर्ड लेबरर्स। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। इसको निज क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री से आकर यहाँ पर अपनी अपनी निजी यानी पर्सनल लैंड खरीद रही हूँ, या फिर किसी लैंड को पर्सनली रेंट पे ले रही हूँ, और वहां पे फिर आगे मैं क्या कर रही हूँ, लेबरर्स को या मजदूरों को एम्प्लॉय कर रही हूँ। तो जमीन किसकी होगी? मेरी खुद की होगी, निजी जमीन होगी मेरी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि निज में क्या था, कोई भी एक प्लांटर आता है, वो या तो जमीन खरीदेगा या रेंट पर लेगा, और वहां पे पैसे देकर मजदूरों को काम पर लगाएगा। ओके,
Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in land that he directly controlled. ठीक है, he either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या थी? What was the problem with niche cultivation? The planters found it difficult to expand the area under the niche cultivation. अब अगर मैं एक खेती बाड़ी करने वाली प्लांटर हूँ, मान लीजिए मैं भारत में आई हूँ, मैंने 1000 बीघा जमीन रेंट पर ली है या मान लीजिए मैंने खरीद ली है. अब उस 1000 बीघा जमीन में इंडिगो उगे ऐसा जरूरी नहीं है. इंडिगो को एक बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत है, जहां पे एक बार अगर इंडिगो उग गया तो वहां पे दोबारा चावल नहीं उग सकते. ठीक है, वो इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से चूस लेता है. मान लीजिए कि अब 1000 में से सिर्फ 200 बीघा जमीन पर मैं इंडिगो उगा पा रही हूँ, तो ऐसी लैंड भारत में कम ही थी जहां पर एक्चुअली में इंडिगो उग सकता था. सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन, कि कोई भी जो कल्टीवेटर या फिर प्लांटर आता था वो अपने एरिया को, जिस एरिया पे वो इंडिगो उगा रहा है, उस एरिया को एक्सपैंड करने में उसको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी. Indigo could be cultivated only on fertile lands, and these were already densely populated. Only small plots scattered over landscape could be acquired. Planters needed large areas and compact blocks to cultivate indigo in plantations. Where could they get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to the conflict. जहां पे भी इंडिगो फैक्ट्री होती थी उसके आसपास प्लांटर्स जमीन को खरीदने का प्रयास करते थे, लेकिन उस प्रयास के दौरान वो वहां पे जो ऑलरेडी किसान मौजूद हैं, जो रिजाइड कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं किसान, उन्हें बाहर निकालने का भी प्रयास करते थे, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लोकल किसानों के बीच में और प्लांटर्स के बीच में इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, लड़ाइयां होती रहती थी. Nor was the labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. राइस और इंडिगो दोनों एक ही एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, एक ही टाइम पे ग्रो करते हैं साल में. तो जिस टाइम पे इंडिगो में मजदूरों की ज़रूरत होती थी, उसी सी टाइम पे वो सभी मजदूर चावल की खेती करने में बिजी होते थे, जिसकी वजह से इंडिगो की खेती करने के लिए मजदूर भी नहीं मिलते थे. निच कल्टीवेशन को अगर आप लार्ज स्केल पे करते हो तो उसके लिए बहुत सारे बैलों की, बहुत सारे हलों की यानी प्लो की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 बीघा ज़मीन पर इंडिगो उगा रहे हो तो आपको तकरीबन 2 हलों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसके लिए आपको 2000 हल चाहिए. हल आपको पता है ना क्या होता है? प्लो एक ऐसा एक इक्विपमेंट होता है जिसमें इतनी बड़ी एक लकड़ी का हैंडल होता है और उसके सामने इस तरीके से लकड़ी का एक हैंड, मतलब एक औजार का हिस्सा मान लो, यहाँ से ही जमीन को खोदा जाता है. ठीक है, इसको प्लो कहते हैं. तो 1 बीघा जमीन में 2 प्लोज की जरूरत पड़ती थी. सोचिए 1000 बीघा जमीन में 2000 प्लोज की जरूरत पड़ेगी. क्या कोई भी नया प्लांटर जो आकर 1000 बीघा जमीन को रेंट पर ले रहा है वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो 2000 हल खरीदे? ठीक है, इसी तरीके से वो मान लीजिए कि 1000 बैल भी खरीदे, 2-4 हजार बैल खरीदे. क्या ऐसा पॉसिबल था? नो. सो फिर ये एक थर्ड प्रॉब्लम हो गई. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो was a big problem. Nor could supplies be easily got from the peasants, since their plows and bullocks were busy on the rice field, again exactly at the time that the indigo planters needed them. मैंने आपको बताया कि जो चावल की खेती है और जो नील की खेती है यानी इंडिगो की खेती है वो ऑलमोस्ट एक ही समय पर की जाती है. सो जिस टाइम पे इंडिगो की खेती के लिए हलों की और बैलों की ज़रूरत पड़ती थी, उसी सी टाइम पे हलों की और बैलों की ज़रूरत चावल की खेती के लिए भी पड़ती थी. सो जनरली जब भी नील की खेती के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, उस टाइम पे ये दोनों चीज़ें चावल की खेती में बिजी होती थी. ओके. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. इसीलिए जो planters थे वो niche cultivation के तहत एरिया को expand करने में खुश नहीं थे. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. देखिए 100% अगर भारत से नील बन रहा था तो उसका ओनली 25% निच कल्टीवेशन से आ रहा था, क्योंकि उसमें ये 3 दिक्कतें थी जो हमने अभी अभी डिस्कस की हैं. ठीक है,
द रेस्ट वॉज अंडर एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन कॉल्ड द रैयती सिस्टम। रैयती सिस्टम क्या होता है वो अभी पढ़ लेंगे। अब बहुत सारे लोग ना इसको रियोटी सिस्टम बोलेंगे, नहीं ये रैयत होता है, ओके, रैयती सिस्टम बोलेंगे इसको हम। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत, रैयत आपको पता है ना, डायरेक्ट कल्टिवेटर होते हैं उनको रैयत कहते हैं। आई होप यू पीपल नो दिस बाय दिस टाइम, ठीक है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। Under the Rayyati system, the planters forced the Rayyats to sign a contract or agreement called सट्टा। जो प्लांटर्स थे वो डायरेक्टली रैयतों को, यानी जो कल्टीवेटर्स हैं लैंड के, किसान हैं, उनको एक अग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर करते थे जिसे हम सट्टा कहते हैं। At times, they pressurized the village headmen to sign on the behalf of all the ryots of the village। बहुत बार वो गांव के जो बूढ़े लोग होते थे, या कोई भी अगर मान लीजिए गांव का सरपंच है, उसको मजबूर करते थे कि वो अपने गांव के किसानों के बिहाफ पर, अपने गांव के किसानों के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। और उस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या था? Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest। जो भी व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेगा उन व्यक्तियों को लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट रेट पे। किसके द्वारा? प्लांटर के द्वारा, ठीक है। बट द लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ, मैं रैयत हूँ, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ, तो मुझे सस्ता लोन मिलेगा, यानी कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे प्लांटर की तरफ से लोन दिया जाएगा। लेकिन बदले में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की वजह से मुझे अपनी ज़मीन में से 25% ज़मीन पर इंडिगो ही उगानी होगी, ठीक है। यानी आई विल हैव टू ग्रो इंडिगो ऑन 25% ऑफ द लैंड दैट आई ओन। अगर मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 25 बीघा ज़मीन पर इंडिगो ही उगेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। जो प्लांटर हैं वो हमें थोड़ा इक्विपमेंट दे देंगे। जैसे अगर मैं रैयत हूँ तो प्लांटर जो है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अब प्लांटर क्या करेगा, मेरे को इंडिगो का बीज दे देगा और कुछ इक्विपमेंट दे देगा जिससे मैं इंडिगो उगा सकती हूँ। वाइल द कल्टिवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल, और मैं एज अ कल्टिवेटर, मैं एज अ रैयत क्या करूँगी, मैं ज़मीन को ठीक करूँगी, उसमें बीज बोऊंगी, ठीक है, उसमें से पौधा उगाऊंगी और उस पौधे का ध्यान रखूंगी जब तक कि उसकी कटाई नहीं हो जाती। कटाई करने के बाद मैं उस कटी हुई फसल को जाकर प्लांटर को दूंगी। उसके बाद वो प्लांटर वो फसल लेने के बाद मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा से लोन देगा। ये सिस्टम था रैयतों का, ये जो रैयत सिस्टम था इंडिगो प्लांटेशन का, ओके। Workers harvesting indigo in the early 19th century Bengal from the Colesworthy Grant rural life in Bengal. In India, the indigo plant was cut mostly by men. उस जमाने में अंग्रेज इतने मतलब अंग्रेजों के भारत में होने के कारण, और वैसे भी काफ़ी प्रिमिटिव सोसाइटी थी उस टाइम पे, तो महिलाओं का खेत में काम करना इतना सेफ नहीं माना जाता था, बिकॉज द सोसाइटी वॉज वेरी प्रिमिटिव। इसीलिए जो ये नील की खेती थी, इंडिगो प्लांटेशन जो होते थे, यहाँ पे जो कटाई वाला काम था वो मेनली आदमी ही करते थे। द मेन यूज्ड टू डू दिस वर्क। द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। देखिए ये कैसे इंडिगो का प्लांट है, इसका कलर चेंज करते हैं, आपको थोड़ा ब्राइटली दिखना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए ये इंडिगो का प्लांट है, ये यूं की यूं बांध के उसको प्लांट्स के गठरियाँ बांध के लेके आ रहे हैं वो, ठीक है, फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं, जहाँ पे यहाँ से फिर इन प्लांट्स को सड़ा सड़ा के इसमें से रंग निकालना शुरू किया जाएगा। उस रंग में फिर कुछ मतलब मिट्टी जैसा कुछ डाला जाएगा जिसको कहते हैं लाइम कहते हैं, ठीक है। लाइम डालने के बाद वो जो कलर है वो ब्रिक्स की तरह सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके कट कर करके टुकड़े कट कर करके पैकेट्स में बंद करके उनको बाहर ब्रिटेन में भेजा जाएगा। पढ़ लेते हैं आगे अभी कैसे होता है। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। देखिए ये है इंडिगो की फैक्ट्री, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं कैसे इंडिगो प्रोड्यूस होता था इंडिगो फैक्ट्री में। द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज। जहाँ पे इंडिगो उगती थी ना वो जनरली इंडिगो फैक्ट्रीज के आसपास होते थे वो विलेजेस। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द वैट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। यानी हार्वेस्ट हो गई, कटाई हो गई इंडिगो की फसल की, अब वहां से इंडिगो का जो प्लांट है उसको इंडिगो की फैक्ट्री में लाया जाएगा और एक बहुत बड़े बर्तन या वेसल में डाल दिया जाएगा जिसको वैट कहते हैं, वैट्स कहते हैं। 3 or 4 वैट्स वर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द डाई। 3 या 4 ऐसे बड़े बड़े वेसल्स की आवश्यकता होती थी
ईच वैट हैड अ सेपरेट फंक्शन, और सभी में अलग अलग काम होते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज के दिन गुरुद्वारे जाओगे ना, सो बहुत सारे गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ पे अब बर्तन धोने का ना एक नया सिस्टम आ गया है। वहाँ पे क्या है, 4-5 आपको बड़े बड़े ऐसे मतलब ड्रम्स दिखाई देंगे पानी के भरे हुए। उसमें से सबसे पहले वाले जो ड्रम होगा उसमें सिर्फ जो क्या कहते हैं, ये डिटर्जेंट वाला पानी डाला हुआ होगा, जिसमें आप डायरेक्टली झूठे बर्तनों को डाल सकते हो। वहां से फिर वो झूठे बर्तन निकाल के अगले डैम में डाले जाते हैं, अगले वेसल में डाले जाते हैं जहाँ पे साफ पानी होता है। उस वेसल में क्या होता है कि उस बर्तन से जो मोटा मोटा जो सर्फ का पानी है वो अलग हो जाता है अपने आप। फिर उस बर्तन को नेक्स्ट साफ पानी वाले बर्तन में डाला जाता है, और ऐसा 3 बार होता है जब तक कि वो लास्ट बर्तन जो है वो लास्ट वेसल तक पहुंचता है। तो उसका जो भी डर्ट है वो भी निकल चुका होता है, और जो भी उसका सर्फ का पानी उस पर लगा हुआ था वो भी उतर चुका होता है। इसी तरीके से 3-4 वेसल्स में इंडिगो डाई की खेती होती थी, खेती कह रही हूँ मैं, सॉरी, प्रोडक्शन होती थी। The leaves stripped off the indigo plants were first soaked in warm water in a vat. सबसे पहले उस पौधे से, इंडिगो प्लांट का जो पौधा है, उसकी पत्तियों को तोड़कर गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उस गर्म पानी में उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। फॉर सेवरल आवर्स, बहुत सारे घंटों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। और ये जो बर्तन है जिसमें उसे सड़ने के लिए छोड़ा गया है, इसको हम कहते हैं फर्मेंटिंग या फिर स्टीपर वैट। क्या कहते हैं? फर्मेंटिंग या फिर स्टीपर वैट। When the plant fermented, the liquid began to boil and bubble. जब एक बार वो पौधा सड़ जाएगा तो वो पानी जो है अपने आप बॉईल करना शुरू कर देगा, उसमें बबल्स आ जाएंगे। Now the rotten leaves were taken out and the liquid was drained into another vat that was placed just below the first vat. यानी पहले बर्तन में हमने उनको सड़ा दिया, ये हमारा पहला बर्तन है, इसमें हमने वो पत्तियां डाली और उन पत्तियों को गर्म पानी में डालकर हमने छोड़ दिया जब तक कि वो सड़ नहीं जाती। उसके बाद हमने इन पत्तियों को यहाँ से रिमूव कर दिया, और ये जो यहाँ पे पानी आया था ना, पानी हो गया था अब ये, इस पानी को हमने नेक्स्ट बर्तन में शिफ्ट कर दिया जो कि इसके साइड में ही रखा हुआ होता था, यानी सेकंड यूटेंसिल में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। In the second vat, known as the beater vat, the solution was continuously stirred and beaten with paddles. जो सेकंड बर्तन है, यानी ये वाला जो बर्तन है, यहाँ पे रेगुलरली इस लिक्विड को घुमाया जाता है और बहुत जोर जोर से इसमें पैडल्स मारे जाते हैं। When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the vat. धीरे धीरे वो लिक्विड जो है वो अपना रंग बदलना शुरू कर देगा। सबसे पहले वो ग्रीन कलर का होगा, फिर वो ब्लू कलर का होगा, और जब वो ब्लू कलर का हो जाता है तो उसमें लाइम वाटर ऐड कर दिया जाता है। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स, और धीरे धीरे जो नीला रंग है वो ऊपर ऐसे तैरने लग जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे फ्लेक्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ऊपर तैरने लग जाएगा पानी के। A muddy sediment settled at the bottom of the vat and a clear liquid rose to the surface. जो उस बर्तन का, जो इस वैट का बेस है, वहाँ पे मिट्टी मिट्टी से आपको इकट्ठी हुई दिखाई देगी, और जो टॉप है वहाँ पे आपको नीला रंग जो है वो ऐसे तैरता हुआ दिखाई देगा। Gradually, ये तो पढ़ चुके हम। The liquid was drained off and the sediment प्लस द इंडिगो पल्प ट्रांसफर टू अनदर वैट। अब वो जो लिक्विड है उसको फेंक दिया गया है। इसके अलावा जो ऊपर तैर रहा था वो क्या है? इंडिगो का पल्प है, और जो नीचे बैठ गया था वो सेडिमेंट है। इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसको हम थर्ड वैट कहते हैं, या फिर सेटलिंग वैट भी कहते हैं। यहाँ पे इसको सुखाया जाता है, ठीक है, इसको प्रेस किया जाता है, इसकी छोटी छोटी टुकड़े काटे जाते हैं, ये जो केक सा बन गया है अब, और इसको फिर सेल के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह से आपकी इंडिगो की प्रोडक्शन होती है। Workers then stamp and cut the indigo pulp that has been pressed and molded. जिस तरह से ईंटें होती है ना, आप गीली मिट्टी लेते हैं, उसको बर्तनों में डालते हैं जब तक कि वो बर्तन की शेप ना ले ले, ठीक है। वो बर्तन जनरली क्यूब की शेप के होते हैं, इसीलिए आपकी ईंटें क्यूब शेप में निकलती हैं। इसी तरह से जो इंडिगो हमने अभी तक तैयार किया है उसको अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग बर्तनों में डालकर अपने हिसाब के डिज़ाइंस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उन्हें बेचा जाता है। ओके। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the रैयत। एक बार मान लीजिए मैं रैयत हूँ, मैंने अपने खेत में ये सब कर दिया, ठीक है, मैंने अपने खेत के 25% हिस्से में
इंडिगो उगा ली और फिर वो इंडिगो की जो फसल है वो मैंने काट के प्लांटर को दे दी। प्लांटर वो फसल जो है वो अपने पास सेव कर लेगा, अपने पास स्टोर करवा लेगा और बदले में मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए लोन दे देगा, बाकी फसलों के लिए भी। लेकिन वही है, अगर मैंने उससे वो वाला लोन लिया है तो मुझे फिर से अगले साल अपनी ज़मीन के 25% हिस्से में क्या उगाना होगा, इंडिगो उगाना होगा। And the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. जो किसान शुरू में बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे इस स्कीम को लेकर, उन्हें भी धीरे धीरे समझ में आया कि ये सिस्टम कुछ नहीं है, बस पागल बनाने का तरीका है। The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. जो भी उनको पैसा मिलता था इंडिगो उगाने के बदले में वो बहुत कम था और वो जो लोन का साइकिल था वो कभी खत्म ही नहीं होता था। धीरे धीरे उनका लोन जो था, उनके सिर पे जो मतलब कर्ज था वो बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था, खत्म तो होता ही नहीं था। There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils of which the peasant preferred to cultivate rice. अब मैं अगर किसान हूँ, मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, तो मैं अपनी 75 बीघा ज़मीन पर चावल उगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगले पूरे साल मुझे रोट खाने के लिए खाना वो चावल ही है। ठीक है, सो मैं अपनी बेस्ट ज़मीन पर चावल उगाने का प्रयास करूंगी। लेकिन जो प्लांटर है वो मुझे फोर्स करता है कि मैं अपनी बेस्ट ज़मीन पर इंडिगो उगाऊं, बेस्ट ज़मीन के 25% हिस्से पर इंडिगो उगाऊं। ऐसे रूल्स भी मेरे ऊपर फोर्स किए जा रहे हैं अगर मैं किसान हूं तो। इफ आई एम अ रैयत, सच laws, such rules and regulations were being implemented or enforced over me. Indigo moreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly. इंडिगो को मैंने आपको बताया था उसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी जाती हैं ज़मीन में और वो बहुत जल्दी पूरे ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स को खा जाता है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। एक बार अगर आपने ज़मीन पे इंडिगो उगा दी तो उसके बाद कई सालों के लिए आप उस पर चावल नहीं उगा सकते, क्योंकि वो जो लैंड है वो इतनी न्यूट्रिशन से मतलब उसका इतना न्यूट्रिशन छीन लेता है इंडिगो कि उसके बाद उसमें चावल उगाने की क्षमता नहीं रहती। सो भाई इस क्लास में इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ब्लू रेबेलियन और उसके बाद क्या होता है ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।